एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्वों में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में कि हमारा कैपेसिटर क्या है, कैसे काम करता है, क्या उसका करंट के अक्रॉस उसका करंट का कैसा बिहेवियर रहेगा, वोल्टेज का कैसा बिहेवियर रहेगा, उसमें कितनी पावर खर्च होती है हमारी और इंस्टेंटेनियसली हमारी कितनी एनर्जी का इसके अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या उसकी यूनिट है, क्या किस किस चीज़ पे वो डिपेंड करता है, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, क्या चीज़ उसको इफेक्ट करती है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैपेसिटर से कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर हमारा एक पैसिव डिवाइस है। हमने सबसे पहले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि पैसिव डिवाइस क्या होते हैं। तो कैपेसिटर हमारा एक पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस मतलब एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर इस्तेमाल करता है, ना कि सप्लाई करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारा एक पैसिव डिवाइस है और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो नॉन लीनियर है तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये हमारा लीनियर डिवाइस है। लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि ये हमारा जो है नॉन लीनियर है तो हम हमेशा इसको क्या कंसिडर करेंगे, लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है। काम क्या करता है ये काम करता है एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। स्टोर एनर्जी in the form of electrostatic field। ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब चार्ज के रूप में ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है एनर्जी को, कि वो चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जितना ज़्यादा कैपेसिटर के अंदर चार्ज इकट्ठा रहेगा हम कहेंगे कि उसके अंदर जो है उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ठीक वैसे जैसे हमारा बैटरी काम करती है। बैटरी में आयन्स स्टोर होते हैं और यहाँ कैपेसिटर में हमारे चार्ज स्टोर होता है, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं अगर कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस का सीधा सीधा अर्थ है कैपेसिटर से रिलेटेड है। जैसे हमारे कैपेसिटर हमारा चीनी है तो कैपेसिटेंस उसकी मिठास है। ठीक ऐसे ही कैपेसिटर अगर हमारा एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में, तो कैपेसिटेंस क्या करता है, अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को। कैपेसिटेंस क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कैपेसिटेंस इज द property of material which opposes the change in voltage। ठीक है, कैपेसिटेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करती है। अब से पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस वो है जो करंट के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर है कि इंडक्टर हमारा करंट के चेंज को अपोज कर रहा है, कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को चेंज को अपोज कर रहा है। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए कि किस किस तरीके से कैपेसिटर बनता है, तो जो सबसे बेसिक कैपेसिटर हमारा होता है वो होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम एक बार देख लेते हैं कि वो क्या क्या है और किसकी चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ आप जो है नोट करते रहना, इसके नोट्स बनाते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कभी रिवाइज करना पड़ेगा तो फिर पूरी वीडियो देखना एक तरीके से तब वर्थ इट नहीं रहेगा। अभी तो आपको देखना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये जो है ये एक पैरेलल प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट ये है जिसका ये प्लेट है। ठीक है, और एक प्लेट ये है। ये दो अलग अलग प्लेट हैं। अगर मैंने इसको बैटरी से अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है अगर इस पर पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट पे दिया तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट के ऊपर, और दूसरी वाली प्लेट पे इसके रेस्पेक्ट में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना क्लियर है। इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी डिस्टेंस। ये समझ में आता है कि दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है डी डिस्टेंस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो कैपेसिटर है, सॉरी, इसके अंदर जो चार्ज है, अगर मैंने वोल्टेज V अप्लाई की है तो उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। सीधा सीधा मुझे समझ में आ रहा है कि चार्ज जो है इसके अंदर V चार्ज
जो है स्टोर हो सकता है। मैक्सिमम जितनी वैल्यू मैंने वोल्टेज दी है उतना ही मैक्सिमम इसके अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है। तो मतलब अगर मैं वोल्टेज लेवल बढ़ा दूं तो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता समझ में आता है कि जो मेरा चार्ज स्टोर है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, कि मैंने जितनी वोल्टेज अप्लाई की उतने ही मेरे अंदर उसके कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट में क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट में आएगा सी कैपेसिटेंस। और यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है क्या, क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी बार जो है यूज किया जाएगा और बहुत बार पूछा भी जाएगा कि क्या इसका फॉर्मूला बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो कैपेसिटेंस है चार्ज पर डिपेंड करता है, नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरा जो कैपेसिटेंस है वो वी पे डिपेंड करता है, नहीं। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन रेशो, अनुपात पे डिपेंड करता है, रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। ठीक है, चार्ज और वोल्टेज के रेशो पे डिपेंड करता है, उन दोनों के अनुपात पे डिपेंड करता है। अकेले ना चार्ज पे डिपेंड करता है, अकेले ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन दोनों के रेशो पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो चार्ज है मैक्सिमम जितना प्लेट पे स्टोर हो सकता है वो हो चुका। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, उस पर और स्टोर नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसके अंदर और जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालूंगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेगा, उसके अंदर वो अनपोलराइज्ड आयंस होते हैं, उसके अंदर अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, वो सारी चीज़ क्या होंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे, तो वो क्या करेगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो अगर मैं इसके अंदर एक फिलर मटेरियल भर दूँ, एक प्लेट ये है मेरी, एक प्लेट ये है, अभी तक इसके अंदर एयर थी तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज इतना ही था। वहीं पर मैं अगर इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दूँ, मान लिया मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों एक ही बात है। ठीक है, जिसमें हम माइका, एस्बेस्टस, ग्लास, पोर्सिलेन मटेरियल, पेपर, इम्प्रेग्नेटेड पेपर जो होता है, इंसुलेटेड ऑयल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है अगर इसके अंदर डाल दें तो क्या होगा, उससे मेरी इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये उसके लिए हम डालते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और कितनी बढ़ेगी ये हम जो है अभी 1 मिनट में ही डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करता है रेशो ऑफ क्यू एंड वी पे। ठीक है, यहीं से इसकी यूनिट भी आती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम, और वी की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की मेरी यूनिट बन जाती है कूलम पर वोल्टेज। या फिर इसको जो डिस्कवर किया हमारे माइकल फैराडे ने, तो उनको रेस्पेक्ट के नाम देने के नाम पे इसकी जो यूनिट है हम फैराड भी बोलते हैं, FARAD, फैराड। ठीक है, कभी भी आप कैपेसिटर को उठा कर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो उसकी यूनिट होती है वो माइक्रो फैराड, मिली फैराड ऐसे लिखी होती है, माइक्रो फैराड, मिली फैराड। ठीक है, ये जो फैराड है ये कैपेसिटेंस की यूनिट है जो कि रेस्पेक्ट देने के लिए यूज की गई है माइकल फैराडे को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की तो डिस्कवरी की ही थी। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि बताइए कैपेसिटेंस की क्या यूनिट है, और ना तो ये ऑप्शन में होगा ना ये ऑप्शन में होगा, और ऑप्शन में होगा नन। तो आप देखोगे कि आपने कहा कि यार सर ने तो बताया था कि कूलम पर वोल्टेज होती है या फिर फैराड होती है। अब वो चीज़ नहीं है तो फिर क्या होगा, नन ऑफ द अबव होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि इसकी एक यूनिट और हो सकती है, जो चीज़ आपने जो है 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ी होगी एक बार। 12th क्लास में क्या पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, सॉरी फोर्स का, चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ से यहाँ से अगर आप कूलम चार्ज की यूनिट निकाल लेंगे तो चार्ज की यूनिट आपको पता चल जाएगी। चार्ज की यूनिट क्या बनेगी, ये तो हमारा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q1 Q2 हमारा यहाँ से Q1 Q2 की यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर, और R, अरे ये तो डिस्टेंस है, ये हो गई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे कूलम की यूनिट निकल के आ गई क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर का पावर हाफ, या फिर न्यूटन की पावर हाफ और मीटर। ठीक है, चार्ज की यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट मैंने पढ़ी थी, वो कितनी पढ़ी थी, कूलम पर क्या,
कूलम पर वोल्ट, यहाँ पे कूलम मैं लिख सकता हूँ न्यूटन की पावर हाफ मीटर पर वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं एक बार के लिए कि अगर ये ऑप्शन में दी हुई है तो आप फिर जो है इसको लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि फिजिकली कैपेसिटर हमारा जो है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर डिपेंड करता है एक तो इसके एरिया पे, कि जितना प्लेट का एरिया होगा, ये वाला एरिया, जितना प्लेट का एरिया होगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना प्लेट का एरिया होगा उतना हमारा कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। वहीं पर जितना दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही कैपेसिटेंस हमारा कम बनेगा, जितना दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूँ तो मेरा कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बीच में दोनों के प्लेट के डिस्टेंस के। यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है वो आता है हमारा एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं EPSLION। ठीक है, कुछ इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ILON। ठीक है, कुछ लोग उसको एप्सिलॉन बोलते हैं। अब एप्सिलॉन मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मैं इसको एप्सिलॉन बोलता हूँ। इसकी जो एयर के लिए वैल्यू है, एयर के लिए वैल्यू है वो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसकी यूनिट है फैराड पर मीटर। ठीक है, एप्सिलॉन ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन है ये है हमारा क्या बोलते हैं, रिलेटिव, मतलब किसी भी मटेरियल के लिए है जिसमें हम रेस्पेक्ट करते हैं एयर को। मतलब कि एप्सिलॉन हमारा एयर के रेस्पेक्ट में ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताता है कि किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो प्योर एयर है तो प्योर एयर के लिए ये एज इट इज़ एप्सिलॉन नोट रहेगा। एप्सिलॉन नोट जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, वहीं पर अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया हुआ है, जैसे कि मैंने माइका यूज किया है, गिलास यूज किया है, एस्बेस्टस यूज किया है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है इनहेंस कर देता है, उसके जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बढ़ा देता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा तो जो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको जो काम है ये है परमिटिविटी। परमिटिविटी बताता है कि वो कितना ज़्यादा अपने अंदर डाइलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पर हमने परमेबिलिटी पढ़ा था, वो क्या बताता है, एबिलिटी टू स्टोर मैग्नेटिक फील्ड, कि वो मैग्नेटिक फील्ड अपने थ्रू कितना पास कर सकता है, कितना अपने अंदर रोक के रख सकता है, वो बताता है परमेबिलिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अपने थ्रू रख सकता है वो बताता है हमारा परमिटिविटी। ठीक है, अगर इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज़्यादा है तो मतलब वो हवा से बेहतर है, एयर से बेहतर है। जैसे कि हम जो है अगर इसमें माइका यूज़ करेंगे तो वो लगभग 2000-3000 के आसपास उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी। ठीक है, अगर हम सिर्फ एयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट लिखा जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन RA/D। अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया नहीं गया है कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो आप एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा 1 रखेंगे जब तक ये नहीं दिया हुआ होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। ठीक है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता है क्या है, एरिया ऑफ प्लेट आप निकाल सकते हैं, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। बस एक चीज़ अगर क्वेश्चन आ जाए आपको ध्यान रखनी है कि एरिया की जो यूनिट है और डिस्टेंस की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्लेट का एरिया है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे देंगे और डिस्टेंस जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस रहेगी वो देंगे आपको मिलीमीटर में। तो या तो आप दोनों को सेंटीमीटर में रखिए या फिर एक काम कीजिए ना, दोनों को जो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, मीटर में ही कन्वर्ट करके रखिएगा, दोनों को मीटर में सोल्व करेंगे तो जो है गलती नहीं होगी, अदरवाइज जो है आंसर आपका गलत ही आएगा हर बार। ठीक है, और इसकी एप्सिलॉन की यूनिट याद रखिएगा, इसकी यूनिट होती है फैराड पर मीटर। ठीक है, इतना अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे एक बार जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इशू आ रहा है, उसको मैं जो है दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप जो है वहाँ पे भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं कि जहाँ जो आपका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितनी जाएगी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, करंट बात करते हैं। करंट, अगर मुझे कैपेसिटर में करंट फ्लो करानी है तो करंट का इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, जैसे कि मुझे रेजिस्टेंस का पता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे करंट का फॉर्मूला क्या था,
रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन R। इंडक्टर के अक्रॉस करंट का फॉर्मूला क्या था, करंट का फॉर्मूला था 1 अपॉन L सी डी वी बाई डी टी, 1 अपॉन L डी हाँ इंटीग्रेशन वी डी टी, वी टी डी टी। ठीक है, तो कैपेसिटर का करंट का फॉर्मूला कैपेसिटर के अक्रॉस क्या बनेगा, मुझे अभी अभी पता है कि मैंने पढ़ा है Q इक्वल्स टू सी वी, ये मैंने पढ़ा है। अगर मैं दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन लूँ, और इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है। टाइम इनवेरिएंट, लीनियर मतलब उसमें जितना वोल्टेज में चेंज करेंगे उतना ही उसके अक्रॉस करंट में चेंज हो जाएगा, और टाइम इनवेरिएंट मतलब कि टाइम के साथ कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो मतलब ये जो है कांस्टेंट है, चार्ज और वोल्टेज हमारा टाइम का फंक्शन है, क्यू टी सी वी टी। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करता हूँ तो डी क्यू टी डी टी सी डी वी टी अपॉन डी टी। ठीक है, जब हमने पहले वीडियो में करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो करंट की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जितना हमारा चार्ज चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम वो हमारी करंट है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये है मेरी क्या, करंट, सी डी वी टी अपॉन डी टी। यहाँ से आ जाता है मेरा करंट का फॉर्मूला, ये है मेरा आई है ये। ठीक है, ये आ जाता है मेरा करंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, डेरिवेशन आपको याद नहीं रहती कोई समस्या नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि करंट के कैपेसिटर के केस में करंट का क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि करंट, कौन सी करंट कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो करती है। देखिए, अगर हमारा एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है सीधी सीधी, तो मैं इस करंट को क्या कहूँगा, कंडक्शन करंट। ठीक है, वहीं पे अगर मेरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस मेरे जो है करंट फ्लो कर रही है, तो इस करंट को मैं कंडक्शन करंट नहीं कहूँगा, इस करंट को मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है, और इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर जो है कंडक्शन करंट फ्लो नहीं करती है, तो इस करंट को मैं क्या कहूँगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, वहीं पे हमारे पास अगर वैक्यूम ट्यूब है या फिर गैस चैम्बर है, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स के आयनाइज होने के बाद से जो उसमें करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को मैं बोलूँगा कन्वेक्शन करंट। वैक्यूम ट्यूब या गैस चैम्बर, गैस चैम्बर, CONVECT, कन्वेक्शन करंट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है, ना कि कंडक्शन करंट बोला जाता है। कंडक्शन करंट में किसको बोलूँगा कि मेरा एक सिंगल कंडक्टर है, उसके अक्रॉस मेरे डायरेक्ट करंट जा रही है मेटल के थ्रू, तो मैं उसको बोलूँगा क्या, कंडक्शन करंट। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत बार पूछा जाएगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट जा रही है वो कौन सी करंट है। अब आप कहोगे यार करंट कैसी है, करंट तो करंट होती है, उसमें कैसे का क्या मतलब है। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कंडक्शन करंट क्या है और कन्वेक्शन करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। अब अगर पूछा जाए कि इसमें जो है वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला आप जो है इसी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बार लिख देता हूँ, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास ये है IT C dVT अपॉन dt। यहाँ से C को इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, और इस तरफ डिवाइड में है तो इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, dVT। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन किसका, माइनस इनफाइनाइट से लेके वोल्टेज करंट I तक का। ठीक है, ये टाइम t तक का, सॉरी टाइम t तक का, तो क्या बनेगा मेरा 1/c IT dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dVT।
ठीक है, अब देखा जाए ये सी तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से टाइम टी तक, और ये हो गया आई टी डी टी इक्वल्स टू, और यहाँ पे तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा v, तो यहाँ से मेरी वोल्टेज निकल के आती है 1/c इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से 0 टाइम तक आई टी डी टी, उसके बाद 1/c इंटीग्रेशन 0 से लेकर टाइम t तक और आई टी डी टी। ये वैल्यू जो है 0 टाइम पे आके ख़त्म हो गई, तो मैं इस वैल्यू को क्या बोलूँगा, अपनी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब जो कि जैसे जब मुझे कैपेसिटर को स्टडी करने का टाइम मिला, उस टाइम से लेके उससे पहले जो वैल्यू मेरे पास थी उसको मैं बोलूँगा उसकी इनिशियल वैल्यू या फिर इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, अगर आप इनिशियल वोल्टेज तो V आ गया मेरा V0 प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 से t आई टी डी टी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या, वी टी इक्वल्स टू V0 प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 से टाइम t तक और आई टी डी टी। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बचेगा, इतना फॉर्मूला हमारा बचेगा, ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, फिर इसको जो है ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब बात करते हैं पावर की, कि पावर का क्या फॉर्मूला बनेगा। ये चीज़ आपको जो है नोट करते रहना है, ये डेरिवेशन जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले जो हमारे नेटवर्क्स में हो जाएंगे। अब नेटवर्क्स हमें फॉर्मूले रटना अलग बात है, अब समझना अलग बात है। अगर आप समझे रखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला हमारा बना, ठीक है, तो आपको जो है याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको जो है इस चीज़ के नोट्स बना के रखिएगा। पावर की अगर बात की जाए तो पावर का फॉर्मूला तो आपको पता ही था, क्या होता है, वी टी आई टी। ठीक है, तो मेरी पावर वोल्टेज को वी टी ही लिख देते हैं, आई टी क्या बन रही है मेरे, सी डी वी टी बाई डी टी, सी डी वी टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला मेरा यही बन गया, सी वी टी इंटू डी वी टी अपॉन डी टी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके बाद अब आती है हमारी एनर्जी, कि इसके अक्रॉस एनर्जी मेरी कितनी ज़्यादा स्टोर हो रही है। एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने इंडक्टेंस वाला पावर एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, ठीक ऐसे ही इसमें निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक का, 0 से लेके वोल्टेज V तक का, कितना होगा, पी टी डी टी। ठीक है, यानी कि पावर का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी। ये चीज़ हमने शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या हमने पढ़ा था कि पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी निकालूं तो क्या आएगा, पी डी टी इक्वल्स टू डी ई, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी डी टी इक्वल्स टू ई। यही तो किया, एनर्जी निकालने के लिए मैंने पावर का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, पावर का फॉर्मूला मेरा ये बन रहा था, अभी हमने पढ़ा ही है। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके V तक, और ये आ गया सी वी टी डी वी टी और डी टी। ये आ गया मेरा पावर का फॉर्मूला, और ये डी टी एज इट इज मैं यहीं पे लिख देता हूँ। डी टी से मेरा डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 0 से लेके V और ये वी टी डी वी टी। ठीक है, अगर आप v के रेस्पेक्ट में v का ही इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 सी, ये आ गया मेरा v स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गई मेरी एनर्जी। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो बनता है हाफ सी वी स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
और बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल में आएगी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी एनर्जी है, वो है हाफ CV²। वहीं पर अगर हमने जब इंडक्टर के अक्रॉस पढ़ा था तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या पढ़ा था, एनर्जी हाफ LI², याद होगा आपको, अभी पिछली ही वीडियो में पढ़ा था, हाफ LI²। इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी होती है, ये एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस C, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर L। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कैपेसिटर कभी भी सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमेशा अपोज करता है वोल्टेज के चेंज होने का। वहीं पर हमारा इंडक्टर क्या कर रहा था, वो कर रहा था अपोज इंडक्टर, उसको क्या बोलते हैं, करंट के चेंज होने का। ये इसमें सडन चेंज ऑफ इंडक्टर करंट नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमारा जो है वोल्टेज का फॉर्मूला जो इसके रिस्पेक्ट में बना था, करंट के रेस्पेक्ट में, वो क्या बना था, इंटीग्रेशन C1/C इंटीग्रेशन IT dt। और करंट का फॉर्मूला क्या बना था, IT = C dVT अपॉन dt। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर बात की जाए, कैपेसिटर जो है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज में अगर तुरंत चेंज हो रहा है तो वो उसको वो अपोज करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने एक बैटरी ली, मेरे पास एक बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये मैंने एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है C, और ये मैंने t = 0 पे ये जो स्विच है बंद किया। इससे पहले खुला हुआ था, यानी कि इसकी t = 0 से पहले ये कैपेसिटर खुला हुआ था, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज थी, 0 BC। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज थी 0 थी। स्टेडी स्टेट में अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, मुझे पता है कि एट द एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट आ जाएगी, जितनी इसके अक्रॉस मैंने बैटरी लगाई हुई है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच बंद करूंगा t = 0 पे, तब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी रहेगी, आप देखिए, C कहाँ गया, हाँ, इंटीग्रेशन IT dt, t = 0 है ना, IT करंट निकालना है हमको, C ये हमारा आगे 10/dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ठीक है, करंट 0 होने का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट। अगर किसी भी सर्किट में करंट 0 जा रही है, इसका मतलब है कि वो मेरा कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टेडी स्टेट में मेरा जो कैपेसिटर है DC के लिए कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही वो जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस चीज़ के बारे में हम जो ट्रांजिएंट में जब पढ़ेंगे, तो ट्रांजिएंट में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें स्टार्टिंग में कितनी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें भी जानेंगे। ये तो सिर्फ आइडिया के लिए था कि हमारा जो है कैपेसिटर हमारा स्विचिंग को अपोज करता है, उसमें चाहता है कि उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ना रहे। ठीक है, अब अगर बात की जाए उसके जो सिंबल्स हैं, उसके सिंबल्स क्या क्या बन सकते हैं, तो सिंबल्स जो कैपेसिटर के बनते हैं, देखिए एक सिंबल तो हमारा ये हो गया बेसिक सा कैपेसिटर C। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टेंट कैपेसिटर है। वहीं पर अगर मुझे वेरिएबल कैपेसिटर दिखाना होगा, तो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल बनेगा इस तरीके से, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट, और ये है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, इस टाइप के कैपेसिटर को हम जो है आइडियल कैपेसिटर भी बोलते हैं, आइडियल कैपेसिटर। वहीं पर जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर होगा, प्रैक्टिकल कैपेसिटर के पैरेलल में एक लीकेज करंट के लिए रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन इसमें अगर लीकेज हो रही है तो मैं कहूँगा कि ये मेरा जो है प्रैक्टिकल कैपेसिटर है। क्योंकि अगर आप कभी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ही वो जो है डिस्चार्ज हो जाता है। वो कैसे हुआ, क्योंकि उसमें कुछ लीकेज हो रही होगी, तभी तो वो हुआ डिस्चार्ज। ठीक है, एक हमारे प्रैक्टिकल कैपेसिटर में हमेशा थोड़े बहुत लीकेज होती रहती है। जैसे ही आप उसको प्लग में डालेंगे कैपेसिटर को, वो चार्ज हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको आपस में टच नहीं करेंगे तो भी उसके जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि उसमें जो है लीकेज हो रही है। लीकेज हो रही है तो कैसे हो रही है, उसके अक्रॉस कुछ तो लीकेज हो रही होगी ना, करंट फ्लो कर रही होगी, अंदर ही सर्कुलेट कर रही होगी, तभी तो वो लीकेज हुई।
ठीक है। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटर में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे हमारे इंडक्टर में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता ही है। ठीक है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसे इसको हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता कि इसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव कराया जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर एक बार मैंने कैपेसिटर चार्ज कर लिया है, जब उसमें करंट नहीं फ्लो कर रही तो वो हमेशा चार्ज रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको जो है वोल्टेज डाउन होती रहती है। अब बात कर लीजिए इसकी एप्लीकेशन की कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हमारा कैपेसिटर मेनली देखिए हम कम्युनिकेशन में इसको यूज़ करते हैं, कंप्यूटर आईसीज में यूज़ करते हैं, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। जब हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो पावर सिस्टम में हमको पता चलेगा कि केबल में यूज़ करते हैं, जो हमारी ओवरहेड लाइन्स है उसमें हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, सब स्टेशन में हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं। इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में आ जाए कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर, की कैपेसिटर की एप्लीकेशन ही क्या है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये इसकी एप्लीकेशंस है और इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर बैंक, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, आप देखेंगे जो छत वाला पंखा होता है इंडक्शन वाला, उसमें सीलिंग फैन में भी कैपेसिटर लगा हुआ होता है, वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर लगा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं तभी इसी को इसलिए पढ़ाया भी जा रहा है। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर से